हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन क्लास 7 आज हमारी रहने वाली है। क्लास 7 आज हम कवर करते हुए चलेंगे। आपकी क्लास हर शाम को 7 बजे होती है। टॉप 50 प्रश्न हम देखते हैं और इस संडे को आपका टेस्ट भी लिया जाएगा शाम को 7 बजे। डेली क्लासेस की ऐप पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। इन्हीं में से टेस्ट होगा जहाँ टॉप 50 प्रश्न होंगे। सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, डेली क्लासेस की ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। टॉप 15 वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे जो एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। करंट अफेयर भी आपको एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग न्यू करंट अफेयर आपको वहाँ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों क्लास 7 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके के बारे में। जीके के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित की? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास के पिता कहते हैं, जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये नाम दिए थे। कर्नल जेम्स टोड की ओर हम बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की है, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। और ऐसे ही हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक है। ये पुस्तक हम बात करें, इन्होंने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद को भेंट की थी। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। जैन यति ज्ञानचंद को इन्होंने ये पुस्तक भेंट की थी। ऑप्शन तीसरा सही होगा। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का लेखक तो रीमा आहूजा हैं। कौन है लेखक? रीमा आहूजा हैं। चलिए ये बात बताओ कि पंछीड़ा गीत किसने गाया था? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, पंछीड़ा गीत किसने गाया था। और जो डिटेल से जानते हैं वो ये भी लिखें कि ये पंछीड़ा गीत कब गाया गया था। जिनको डिटेल में इसका आंसर आता है वो ये भी लिखें ये पंछीड़ा गीत गाया कब गया था, किसने गाया था और कब गाया गया था। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला कि झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? झाड़शाही सिक्के की हम बात करेंगे। ये सिक्का तो जयपुर रियासत से संबंधित है। झाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत से संबंधित है। हम यहाँ बात करेंगे ऑप्शन 4 सही होगा। ढूंढाड़। ढूंढाड़ हम किसको बोलते हैं? जयपुर उसके आसपास के एरिया को, उसके क्षेत्र को हम ढूंढाड़ बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। देखो जोधपुर की जब बात आएगी तो डब्बू शाही सिक्के जोधपुर में मिलेंगे। जोधपुर की बात आएगी डब्बू शाही सिक्के में। हम बात करेंगे जैसलमेर की जब आपसे पूछे तो अक्षय शाही सिक्के यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो अक्षय शाही सिक्के पूछे आपको जैसलमेर उत्तर करना है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का डांडिया और जालोर का लोकप्रिय नृत्य है। जैसे मारवाड़ का डांडिया है वैसे ही जालोर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है आपको बताना है। तो जालोर का ढोल नृत्य है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें फर्स्ट, जालोर का ढोल नृत्य है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। एक ऑप्शन दे रखा है अग्नि। अग्नि नृत्य बीकानेर का है, जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य बीकानेर का है। एक दे रखा गिंदड़। गिंदड़ की बात कर लो, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी ये शेखावाटी के नृत्य हैं। गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी कहाँ के नृत्य हैं? शेखावाटी के नृत्य हैं। शेखावाटी का मतलब होता है सीकर, चुरू, झुंझुनू, इस क्षेत्र को शेखावाटी बोला जाता है। ऐसे आपसे अगर पूछ ले कि बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर अलवर वाला क्षेत्र बम नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। भरतपुर अलवर क्षेत्र बम नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वालर गरासिया, वालर गरासिया ये भी ध्यान रखना। जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? पॉपुलेशन से आपको बताना है, जनसंख्या से भील का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान मीणा और दूसरा स्थान हम बोलेंगे भील का है। भील जनजाति दूसरा स्थान, ऑप्शन सेकंड सही होगा। एग्जाम में पूछा जाता है डामोर जनजाति पाई जाती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है। डामोर, डे से डामोर, डे से डूंगरपुर, ऐसे ध्यान रखना। डे से डामोर, डे से ही डूंगरपुर। सांसी जनजाति पूछा जाता है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति तो बारां में पाई जाती है। सहरिया जनजाति बारां, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं।
जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति का स्रोत निम्न में से कौन सी परियोजना है? बिसलपुर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बिसलपुर परियोजना है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, बिसलपुर परियोजना सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति तो भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ उठता है। शीत ऋतु में बरसात होती है जिसे हम मावठ कहते हैं, और ये जो मावठ है ये रब्बी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। रब्बी की फसलों के लिए इसे हम गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंदे कहते हैं। रब्बी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये सारी रब्बी की फसलें हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है आपको बताना है। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर है। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। आपसे पूछा इस दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, तो दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, जो डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? एक ट्रिक ध्यान रखना, मित्र पर गमछा झाड़। आपको बोलना है कि मित्र पर गमछा झाड़। मित्र, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मित्र पर पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, गमछा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड हो जाएगा। तो ये 8 हमारे भारत के राज्य होंगे जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? हमारी ट्रिक थी कि अम्मा बीड़ी पीती है, अम्मा आगरा मथुरा, और बीड़ी से भरतपुर धौलपुर, तो राजस्थान के कौन से होंगे? भरतपुर धौलपुर होंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भरतपुर धौलपुर हमारे राजस्थान के हो जाएंगे। देखो राजस्थान की हम बात करें, सर्वाधिक ये अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब जो सीमा हम किसी राज्य के साथ लगाते हैं उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो राजस्थान सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। कितनी लगाता है? 1600 किलोमीटर की लगाता है। राजस्थान न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगाता है, जो केवल 89 किलोमीटर की लगाता है। और हमारा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब जो हम किसी राष्ट्र या देश के साथ लगाते हैं। हम पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और हमारे यहाँ पे राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर जल महलों की नगरी कहलाता है। डीग भरतपुर जल महलों की नगरी कहलाता है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा किला, मिट्टी का किला, अजय दुर्ग जिसे कोई जीत नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं लोहागढ़ का दुर्ग, लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का खानवा का युद्ध भी काफ़ी प्रसिद्ध है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे जो राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है। हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है।
राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई कितनी है? राजस्थान में पूछा है तो लगभग 80% तो राजस्थान में है। 80% का मतलब हो जाता है लगभग 550 किलोमीटर, तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन 4 तो सही होगा, 550 किलोमीटर। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे, ये सारे उदयपुर में है जो अरावली के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पूछते हैं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी या मायरजी है। दूसरी पूछ ले तो तारागढ़ है। और हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वो मैं आपको बता चुका हूं। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? देखो जो पाकिस्तान के जिले हैं वो हैं बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। इनमें जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है वो बहावलनगर लगाता है, न्यूनतम जो लगाता है वो उमरकोट लगाता है। ऑप्शन में हम बात करेंगे तीसरा नहीं है, बाकी सारे हैं बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये जिले पाकिस्तान के सीमा बनाते हैं। निम्न में से असंगत को पहचानना है। गिरवा, देखो गिरवा की हम बात करेंगे। गिरवा क्या है? जो उदयपुर है उसका चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, यही गिरवा कहलाता है। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा कहलाता है। और यह क्षेत्र तश्तरी नुमा है, ये भी ध्यान रखना। ये जो एरिया है ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है। ऑप्शन फर्स्ट ही गलत है। मेवात, अलवर व आसपास का क्षेत्र सही है। मेवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का कुल क्षेत्र ये भी सही है। आबुर्द, सिरोही का व अबू का क्षेत्र ये भी सही है, फर्स्ट गलत था। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? राजस्थान का वह भाग जहां सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करेगी, जहां 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। हम राजस्थान के पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं जहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ क्षेत्र भी है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन सेकंड, पूर्वी भाग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमने बात करी राजस्थान के जीके के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। कुछ हिंदी के प्रश्न भी हम रेगुलर देखते हैं, डेली देखते हैं। तो हिंदी की बात करते हैं। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म बराबर पुनर्जन्म, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। पुनः प्लस जन्म बराबर पुनर्जन्म, विसर्ग संधि। ऑप्शन 4 सही होगा, विसर्ग संधि। अगर संधि समझ में नहीं आती, आप प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप देखें, वहां आप कोई भी कोर्स, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स है, वहां आपको संधि की क्लास मिल जाएगी। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? 1 + 1 बराबर 1 1। ए आ के बाद में ए ऐ आए तो उसका ऐ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि है। ए आ के बाद में ए ऐ आए तो ऐ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। जैसे लोकेशणा, लोक प्लस एशणा से लोकेशणा शब्द बन गया। मतक्य, मत प्लस एक से मतक्य शब्द बन गया। अया के बाद में ए ऐ आए तो ऐ हो जाता है, ध्यान देना। निम्न में से शब्द का संधि विच्छेद गलत कौन सा है? अधः प्लस गति अधोगति सही है। अतः प्लस एव बराबर अतएव, ये भी सही है। दू प्लस स्तर बराबर दुस्तर गलत है। दू प्लस तर बराबर दुस्तर होगा, दू प्लस तर दुस्तर होगा, ये गलत है। नमः प्लस ते नमस्ते भी सही है, तीसरा गलत है। निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? अत्यधिक, अति प्लस अधिक, यवर वाली संधि, यण संधि यहां पे तो है। उत्तम तन्मय में संधि नहीं है। मनोनुकूल हो जाएगा, मनय प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल, मनय प्लस अनुकूल। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर होगा, मनय प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? देखो पराक्रम में तो परा उपसर्ग है, पराभाव में भी है, परामर्श में भी है, परायण में नहीं है।
परायण में आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग नहीं है। देखो उपसर्ग वो शब्द होंगे जो पहले लगेंगे और प्रत्यय बाद में लगेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी उपसर्ग निम्न में से किस शब्द में नहीं है? अभी, जैसे अभिमान बनता है, अभियर्थी बन जाता है, अभी प्लस अर्थी अभियर्थी शब्द बन जाता है, अभी प्लस उदय अभ्युदय शब्द बन जाता है। तो हम बात करेंगे अभ्यागत, अभी प्लस आगत अभ्यागत में तो है, अभ्यास में भी है, अभ्युदय में भी है, लेकिन अभिन्न में नहीं है, अभिन्न में नहीं है। आप शब्द भी बोलोगे अभिन्न, अभिन्न, ये शब्द कैसे बना है? भिन्न शब्द है ये, अभिन्न, तो अभिन्न में अभी उपसर्ग नहीं है। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार, ये शब्द बन गया। यण स्वर संधि भी इसमें होगी, तो इसमें हम बात करेंगे प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 प्रति उपसर्ग हो जाएगा। जैसे प्रतिकूल होता है, प्रतिध्वनि होता है, प्रतिदिन होता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रतीक हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है, प्रत्याशी हो जाता है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? पर्यतन, प्रबल, पराजय नहीं बने, प्रत्यक्ष शब्द बना है। प्रति उपसर्ग से तो प्रत्यक्ष शब्द बना है। निम्न में से आपको बताना है कि ए प्रत्यय का प्रयोग कहां हुआ है? वासुदेव में ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगेगा, तो वासुदेव में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 वासुदेव हमारा सही उत्तर होगा। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय ईय प्रत्यय है, पूजनीय में तो ईय प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन 1 ईय प्रत्यय होगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक में तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन 3 इक प्रत्यय है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, आपको ध्यान देना है। तो संबंध कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपादान से, संबंध का के की, संबंध का के की, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, तो संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन 3 सही होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? देखो हम बात करेंगे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पे तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, यहाँ बात गणेश जी की भी हो रही है, लंबा है उदर जिसका, इसलिए हम यहाँ बहुव्रीहि समास करेंगे। ऑप्शन 4 बहुव्रीहि समास यहाँ हो जाएगा। जिसमें पहला पद, ये पद है, ध्यान देना, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दिग्गु समास कहते हैं, उसे हम दिग्गु समास कहेंगे। पहला पद संख्यावाचक है और किसी समूह विशेष का बोध करवा रहा है, दिग्गु। जैसे अव्ययभाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास में क्या था? दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। ऐसे हमने बात करें द्वंद्व समास, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास, कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा ही अर्थ निकलता है। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष, सु है जो पुरुष, अच्छा है जो पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन 4 दे रखा है कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास हम उत्तर कर देंगे। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इंग्लिश की बात करते हैं, कुछ इंग्लिश के पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं। आपको एंटोनिम बताना है, डिस्क्रेशन का एंटोनिम बताना आपको। डिस्क्रेशन का एंटोनिम क्या होगा? डिस्क्रेशन हम बोलते हैं वायलेशन बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं, पोल्यूशन हम भी बोल सकते हैं। एक अपमान के तौर पर भी डिस्क्रेशन बोला जा सकता है। विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है, तो हम बोलेंगे कॉन्सिक्रेशन, इसका हो जाएगा कॉन्सिक्रेशन। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जिसे हम अभिशाप के तौर पर बोलते हैं। कॉन्सिक्रेशन ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला आपको वापस एंटोनिम बताना है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट हम बोलते हैं जो इंपोर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है, महत्वपूर्ण होता है।
तो सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है। एंटोनिम पूछा है तो अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एंटोनिम अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है सिनोनिम ऑफ वेग। वेग हम वो बोलते हैं जो ऑब्स्क्योर होता है, अनक्लियर होता है। एम्बिजियस बोल सकते हैं जो अनक्लियर है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑब्स्क्योर सिनोनिम पूछा है तो ऑब्स्क्योर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ बोलते हैं सफलता को, अचीवमेंट को, उसे ट्रायम्फ बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं अचीवमेंट, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ट्रायम्फ मतलब होता है सफलता, अचीवमेंट उसको बोलते हैं, सक्सेस भी बोल सकते हैं, अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। अब आपको कुछ इडियम्स और फ्रेजेज बतानी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इडियम्स फ्रेजेज भी आएंगी। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होगा? ऐसे बोलते हैं ना कि बोरिया बिस्तर समेत, वो तो बोरिया बिस्तर समेत सारा सब कुछ समेट के यहाँ पे आ चुका है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स हो जाएगा। विद ऑल बिलोंगिंग्स, बैग एंड बैगेज, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। रेड लेटर डे, जब हम जॉब लग जाएंगे वो हमारे लिए क्या होगा? रेड लेटर डे होगा, एक इम्पोर्टेंट डे होगा। तो रेड लेटर डे का मतलब इम्पोर्टेंट डे। रेड लेटर आएगा हमारे पास, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एक इम्पोर्टेंट डे हमारे लिए हो जाएगा। तो रेड लेटर डे का मतलब इम्पोर्टेंट डे जो होता है उसे हम रेड लेटर डे बोलते हैं। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ हम बोलते हैं। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब हो जाएगा किसी के स्थान पर। तो ऑप्शन फोर्थ, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर, ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर होगा। इन ल्यू ऑफ हम बोलेंगे इन प्लेस ऑफ, या फिर एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ फॉर हम बोल सकते हैं। नूक एंड कॉर्नर, एवरी प्लेस। नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरी प्लेस। तो नूक एंड कॉर्नर एवरी प्लेस हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हर जगह। अब आपको बताने हैं कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। वन हु इज इन डेट टू अनदर, उसे हम डेटर बोलेंगे। वन हु इज डेट टू अनदर इज कॉल्ड डेटर, ऑप्शन फर्स्ट डेटर सही उत्तर होगा। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, किसको हम बोलेंगे? बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, उसके हम एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, जो सारा सब कुछ नॉलेज देता हो, एनसाइक्लोपीडिया वो कहलाता है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक बोलेंगे, जो काफ़ी लैंग्वेजेस जानता हो इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, उसे हम लिंग्विस्टिक बोलेंगे। मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, माता की हत्या, मेट्रीसाइड, माता की हत्या मेट्रीसाइड। देखो ये मैंने आपको कई बार बताए हैं, माता की हत्या, पिता की हत्या, बहन की हत्या, भाई की हत्या, राजा की हत्या। तो आप कमेंट बॉक्स में सभी का उत्तर लिखो। जैसे माता की हत्या मेट्रीसाइड होती है, वैसे लिखो फादर की हत्या, ब्रदर की हत्या, सिस्टर की हत्या, राजा की हत्या, इन सब को क्या बोलते हैं, सब आप कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हम देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपना विलय दिवस कब मनाया? जम्मू कश्मीर ने अपना विलय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया। तो ऑप्शन ब 26 अक्टूबर को इन्होंने अपना विलय दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय होना दशकों बाद भी इतिहास में अमर है। भारत के इतिहास में विलय दिवस की गाथा ने विशेष स्थान बनाया है। इस अहम दिन को याद रखते हुए हर साल 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है?
आईआईटी मद्रास ने जीता है। किसने जीता है? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन तीसरा आईआईटी मद्रास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भौतिकी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है? देखो, एलेन स्पेक्ट को दिया गया है, जॉन एफ क्लोजर को भी मिला है और एंटोन जिलिंगर को भी मिला है। हम बात करेंगे क्लॉस होसलमैन, ऑप्शन फर्स्ट को नहीं मिला, बाकी तीनों को मिला है। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारती दास ने संभाला है। किसने संभाला है? भारती दास। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भारती दास इसका सही उत्तर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तो श्रीलंका को हराया है। किसको हराया है? श्रीलंका को। और यह भारत का रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप का खिताब भी है, यह भी ध्यान रखना। भारत की पुरुष एयर राइफल टीम विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। यह पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित हुआ? यह पुरस्कार समारोह तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। ऑप्शन द दक्षिण कोरिया। 14 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के जोजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। और अंतिम प्रश्न हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? राजस्थान का स्थान 11वां रहा। कौन सा स्थान रहा? 11वां रहा। तो ये हमने टॉप 50 प्रश्न हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर सारा सब कुछ कवर किया है। डेली हमारी क्लास लगती है, पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है और संडे को डेनियल क्लासेस के ऊपर आपका फ्री टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट टेस्ट सबके लिए फ्री है। जो आपकी क्लास हो रही है उसी में से टॉप 50 प्रश्न यहाँ पे होंगे। डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर ही आप सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन, इन सब की आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, जो आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगी। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर ये जो आप टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जैसे वीडियो क्लास आप यूट्यूब पे चला रहे हो, वैसे टेस्ट सीरीज भी फ्री में क्यों नहीं चला सकते? दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज आपकी चलती है उसमें पूरी टेक्निकल टीम बैठती है। जो टेक्निकल टीम बैठती है उसे भी हमें सारा पेमेंट करना होता है। मान लो आप खुद टेक्निकल टीम में होते तो क्या आप फ्री में काम कर देते? क्या आपको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती? क्योंकि खाने पीने के लिए सबके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसों की ज़रूरत तो सभी को ही होती है और आपसे केवल नाम मात्र की प्राइस पे टेस्ट सीरीज ली जाती है ताकि जो टेक्निकल टीम है उनको भी पेमेंट किया जा सके। यूट्यूब पे मेरे द्वारा आपके फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इन क्लासेस को आप रेगुलर रखो, रेगुलर देखा करो, साथ साथ टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज देने से आपको ये पता लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपने कितना याद हो रहा है, क्या है, कहाँ आपके समस्या आ रही है, वो सारा भी आपके कवर होगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।